नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद देवेंद्र सर में। आज हम लोअर पीसीएस से संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं, बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे और उसमें कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो मैंने ये समझा कि इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो बनाया जाना चाहिए, ताकि आपकी जो भी शंका है और जो भी क्वेरी है तो उसका आपको उत्तर मिल जाए, उसका समाधान मिल जाए। तो ये वीडियो उन्हीं साथियों के लिए है जिन्होंने इस तरीके के प्रश्न पूछे हैं और जो कुछ ऐसे व्यवहारिक प्रश्न हैं जो सभी के लिए उपयोगी रहेंगे। तो एक एक करके उन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और मैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने मुझे जो पिछले 2 वीडियो हैं, एक पुस्तक से लेके लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा का और दूसरा है कट ऑफ और उससे अन्य जो व्यवहारिक पहलू हैं मेंस के, तो उसका जो वीडियो है उसमें आपने बहुत उसको पसंद किया, उसको लाइक किया। तो उन सभी साथियों का धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला वीडियो भी बहुत ही पसंद आएगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं, चाहे मेरा देखें या किसी अन्य का, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको पूरे वीडियो के जो नॉलेज है वो मिल जाए। क्योंकि आधा अगर देखेंगे तो आपके पास आधी जानकारी रहेगी। वो कहा भी जाता है, आधा अधूरा ज्ञान करे परेशान। तो इसलिए आप पूरा ज्ञान लीजिए, किसी का ही वीडियो देखिए तो उसको अंत तक देखिए, ताकि आपकी एक समझ विकसित हो और आप पूरी बात को समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्री रिजल्ट आने के बाद तैयारी करना चाहिए या फिर अभी से। जो मुख्य परीक्षा की तैयारी है वो प्री रिजल्ट आने का वेट करें हम या फिर अभी से हम तैयारी कर दें। हालांकि इस क्वेश्चन का मैंने आंसर देने का प्रयास पिछले वीडियो में किया है, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं कि अगर आपके नंबर ठीक आ रहे हैं, जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था उसके आसपास भी हैं, 1 नंबर या 2 नंबर नीचे भी हैं, तो भी आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। क्योंकि 12 दिसंबर को आपका प्री हुआ है और मैं समझता हूँ मेंस का रिज़ल्ट लगभग 2.5 से 3 महीने लगेंगे प्री के रिज़ल्ट आने में। तो तकरीबन हो सकता है फरवरी लास्ट वीक में आ जाए या फिर मार्च फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाए। जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि मेंस आपका संभावित है या तो अप्रैल में हो जाएगा या फिर मई में हो जाएगा। इन 2 माह में अवश्य आपका मेंस हो सकता है, अगर कोई और व्यवधान नहीं आया। तो ये मान के चलिए आपके पास लगभग 4 महीने का समय है और इन 4 महीने में आपको मेंस की तैयारी करनी है। 400 नंबर का मेंस है, जैसे कि आप जानते हैं पेपर 1 जो है वो जीएस का पेपर है और उसमें 200 नंबर का है, और पेपर 2 जो है निबंध और आलेखन का है, वो भी 200 नंबर का है। पहले पेपर में 20 क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, और जो सेकंड पेपर है उसमें निबंध जो है 400 शब्दों में लिखना है, 50 अंक हैं उसके लिए। और जो अनुवाद वाला सेक्शन है तो उसको 2 खंड में बांटा है, हिंदी से इंग्लिश अनुवाद के लिए 25 अंक और इंग्लिश से हिंदी के लिए 25 अंक। फिर पत्र आलेखन है वो 50 नंबर का है, और जो चौथा क्वेश्चन है सेकंड पेपर में वो है, आप देखेंगे आपतित गद्यांश का, तो वो भी 50 नंबर का है। तो आप अभी से इसकी तैयारी करेंगे तभी आपका जो है मेंस आप कर पाएंगे, आपकी तैयारी कंप्लीट हो पाएगी। तो इसके लिए हमें विलंब नहीं करना है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। फिर है कि क्या मुख्य परीक्षा के लिए कोचिंग करना अनिवार्य है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर जो नए कैंडिडेट हैं या फिर जो पुराने कैंडिडेट भी हैं जो 1-2 बार मेंस लिख चुके हैं, तो उनके लिए भी इस तरीके की एक मतलब रहता है उनके अंदर क्वेरी की बिना कोचिंग के हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोचिंग अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक कोचिंग आपको मदद अवश्य करती है। बाकी ये निर्भर करता है आपकी क्षमता पर और आपने किस तरीके से पढ़ा है उस पर। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और आप जो है नियमित तौर पे आप आंसर राइटिंग कर ले रहे हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर देख के आप लिख पा रहे हैं,
और उसका मूल्यांकन अगर करवा पा रहे हैं, कोई अगर आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले मेंस लिख चुका है ना, या फिर इंटरव्यू में भी वो सम्मिलित हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति अगर आपके आसपास हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हैं, तब मैं ये समझता हूँ कि आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरीके की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको कोचिंग करना चाहिए। तो अब कोचिंग करना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि कोचिंग ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो ये ध्यान रखिएगा, कोचिंग जो ऑफलाइन कोचिंग है उसका कोई विकल्प नहीं है, समझ रहे हैं। भले मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है ऑनलाइन की अपेक्षा। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो आपके साथ जो मुख्य परीक्षा की तैयारी अन्य जो लोग कर रहेंगे तो उनका आपको साथ मिल जाता है और उसमें पता लग जाता है। माना कि उदाहरण के तौर पे 50 लोग एक कोचिंग में कोचिंग कर रहे हैं, तो उसमें पता लग जाता है कि मेरी पोजीशन कहाँ पर है, मैं उन 50 लोगों पे कहाँ पर हूँ, और उनमें जो लोग कोचिंग कर रहे हैं उनमें होशियार लोग कितने हैं जो आपसे बहुत आगे हैं। तो उनसे हमें सीखने को मिलता है। और दूसरा क्या है कि आपका एक रूटीन बन जाता है कि नियमित तौर पे आपको क्लास करनी है और आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसको आप चेक करा लेते हैं। तो ये अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो आपको ऑफलाइन कोचिंग कर लेनी चाहिए। अब इसमें ऑनलाइन कोचिंग का क्या रोल है? ऑनलाइन कोचिंग का भी रोल है। अगर आप माना कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको दिक्कत है किसी तरीके की, है ना, क्योंकि जब ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तो हो सकता है अगर आप जैसे हल्द्वानी है या देहरादून जैसे शहर में आप रहते हैं, आपका वहाँ पर आवास है, तो आपके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन जो दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें बहुत हद तक जो आर्थिक स्थिति भी मायने रखती है, जो कि कोविड काल में हम देख रहे हैं कि कोविड काल में बहुत सारे लोगों के जो रोज़गार चला गया था, तो आर्थिक स्थिति जो है थोड़ा सा कमज़ोर हुई है, तो वो लोग इसको एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन कोचिंग में अगर देखेंगे आप तो PCS मंत्रा करके है, इलाहाबाद की एक कोचिंग है और अच्छा उसका मतलब रिजल्ट भी अच्छा है। मेरे कुछ साथियों ने किया था, तो कोई अभी ब्लॉक जो है एजुकेशन ऑफिसर बने हैं और 1-2 लोग PCS में भी चयनित हुए हैं, तो उनका अच्छा है। मैं उनकी कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कोचिंग ठीक है ऑनलाइन में। इसके अलावा अन्य कोचिंग भी हैं जो ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है बहुत सारे कोचिंग ऐसे भी आ चुके हैं जो वहाँ पढ़ाने वाले जो लोग हैं ना तो वो कभी मेंस दिया है उन्होंने, ना कभी वो प्री क्वालिफाई किया है, लेकिन वो ठेकेदार बन जा रहे हैं कि हम मेंस की तैयारी कराएंगे। अब ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने कभी मेंस ही नहीं लिखा है, ना कभी इंटरव्यू दिया है, वो किस तरीके की कोचिंग कराएगा आप खुद ही जानते हैं। तो ये चीज़ भी आपको फीडबैक लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्या है, फ़ोटो और जो बैनर है इसका बाज़ार गर्म है। हर कोई 10-20 जो है पुराने जो PCS या लोअर PCS के जो रिज़ल्ट है उनके फ़ोटो लगा लेता है ना। अब उनके यहाँ से प्री और मेंस में कितने कैंडिडेट पास हुए इसकी कोई जानकारी नहीं देते। अब होता क्या है, जिसका मेंस पास हो जाता है तो वो मॉक इंटरव्यू के लिए इधर उधर कोचिंग में चला जाता है और उनसे फॉर्म भरा लिया जाता है, और जब रिजल्ट आता है तो उनमें से बहुत सारे लोग चयनित भी हो जाते हैं। लेकिन वो एग्ज़ाम के जो 3 चरण हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों चरण वाले एक कोचिंग वाले बहुत ही कम कैंडिडेट होते हैं। तो इसका आपको खुद पता करना है कि ऐसी कौन सी कोचिंग है जो अच्छा करा रही है हल्द्वानी देहरादून में। ठीक है, ये आपका हो गया है क्वेश्चन मुख्य परीक्षा वाले कोचिंग से संबंधित। फिर तीसरा क्वेश्चन है, सेल्फ स्टडी से सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, कोचिंग का महत्व अपना अलग है और सेल्फ स्टडी का अपना महत्व है। सेल्फ स्टडी करने वाले ही ज़्यादा लोग निकलते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया, लेकिन मैंने कहीं इस तरीके की कोचिंग नहीं ली है।
तो सेल्फ स्टडी से भी काम चल सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है हमें नियमित रूप से जो है आंसर राइटिंग करनी है जीएस के लिए भी और सेकंड पेपर के लिए, और उसका मूल्यांकन भी करवाना है, कॉपी चेक करवानी है जो कोई हमारा आसपास में इस तरीके कोई व्यक्ति है जिन्होंने मेंस लिखा हो। फिर चौथी बात है कि जो 2 पेपर हैं उसके लिए कैसे पढ़ें। तो एक ध्यान रखना है कैसे पढ़ें, मैंने इसका वीडियो बनाया है जो किताब से संबंधित, उसमें मैंने बताया है किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर एक जो मेजर जो क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ें में, कि जो भी हम पढ़ें वो सिलेबस के अनुसार होना चाहिए। इस सिलेबस क्या होता है, एक रोड मैप की तरह है। आपको अगर मंजिल प्राप्त करनी तो आपको रास्ता मालूम होना चाहिए ना, और रास्ता बताता है कौन, सिलेबस बताता है कि आपको कितना पढ़ना है। तो अगर आप सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, सिलेबस का प्रिंट आउट लेके पढ़ेंगे, प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको जो है इंगित करते रहिए कि आपने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया, क्या पढ़ना है। और यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि पहले जीएस तैयार कर लें और सेकंड पेपर बाद में तैयार करेंगे, ऐसा मत करिएगा। बैलेंस बनाइए कि फर्स्ट पेपर जो जीएस वाला है और जो सेकंड पेपर है निबंध और आलेखन वाला, दोनों का जो है बैलेंस बना रहे पढ़ाई में, और दोनों की आंसर राइटिंग रोज़ाना होती रहे। अगर आप उदाहरण के तौर पे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे में तकरीबन आपको 20 से 25% जो समय है आपके आंसर राइटिंग में देना चाहिए, क्योंकि अब आपका जो आंसर राइटिंग जो स्किल है वही काम आने वाला है, और ये एक दिन का काम नहीं है। जब आप नियमित तौर पे लिखेंगे तो 1 से 2 महीने में आप जो है लय पकड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। सिलेबस का आप प्रिंट आउट लीजिए और जब भी पढ़ें तो सिलेबस आपके पास में हो। अब है अगला क्वेश्चन जो 5वां, क्या 4 माह में मुख्य परीक्षा की तैयारी हो सकती है? हाँ जी, अवश्य हो सकती है। 4 माह में 120 दिन है आपके पास, और 120 दिन में आप चयनित हो सकते हैं, आप मुख्य परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार हो सकते हैं। 120 दिन बहुत होते हैं। ये ध्यान रखना है जिस तरीके से हमारा उत्तराखंड राज्य का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रशासनिक ढांचा है, वो बहुत बड़ा नहीं है। वैकेंसी आप सोचें कि लगातार आते रहें, ऐसा नहीं होगा। ये वैकेंसी भी आप देख रहे होंगे तो ये तकरीबन 4 साल के बाद ही यहाँ आई है, और जितनी वैकेंसी अभी आई है इतनी भविष्य में आए ये कोई गारंटी नहीं है। तो ये मान के चलना है जितनी वैकेंसी अभी आ गई है ये आपके पास लास्ट मौका है, अगला मौका नहीं मिलेगा, और यही मान के आपको चलना है, क्योंकि भविष्य का कोई पता नहीं है वैकेंसी कब आएगी। अगर आई भी तो इतनी नहीं आएगी, और कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ जाता है, समझ रहे नहीं। 1 साल अगर आप पीछे चले गए तो और बहुत सारे कैंडिडेट तैयार हो जाएंगे और फिर उनसे आपका फाइट होगा। तो ये लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है और सभी को नौकरी चाहिए, ये आप जान ही रहे हैं। और एक कोविड काल ने आपको बता दिया होगा कि वास्तव में सरकारी नौकरी का क्या महत्व है। बहुत सारे जो अच्छे पैकेज वाले जो लोग हैं, जो प्राइवेट जॉब करते थे, वो लोग भी जो है कंपनी के द्वारा या जहाँ भी वो काम करते थे, जिस संस्थान में, प्रतिष्ठान में, वहाँ से उनको निकाल दिया गया है। तो अब उन लोगों का रुझान भी सरकारी नौकरी की तरफ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर सिक्योर है, इस वजह से लोग अब इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ेगा ही दिन ब दिन, कम कभी भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पूरी ताकत अपनी झोंक देनी है। जब तक पूरी ताकत नहीं झोंकेंगे और आप सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, इस बार मेंस दे लेते हैं ऐसे ही, अगली बार फिर देख लेंगे, तो अगली बार कभी नहीं आता है। जैसे जैसे समझ बदलते रहता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, है ना, और इस जिम्मेदारियों के बोझ के तले व्यक्ति दब जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। और ये समस्या सभी के साथ होती है, घर वाले भी आपको कब तक सपोर्ट करेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक अगला जो क्वेश्चन है वो है कितने घंटे पढ़ाई करने से सफलता मिल सकती है। तो देखिए ये थोड़ा अजीबोगरीब प्रश्न है। देखिए कितने घंटे पढ़ाई करेंगे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितना क्वालिटी जो है उस पढ़ाई में लाते हैं। माना कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं और आप एकाग्रता के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो 4 घंटे ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे अपेक्षा की 8-10 घंटे के। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हम पढ़ें तो हम एकाग्रचित होकर पढ़ें और उसको पूरी तरीके से हम उसी में घुसें और उसका एक मिनट का जो है उसको उपयोगी बनाएं, है ना। घंटे मायने नहीं रखते हैं, बल्कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस क्षमता के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा मायने रखता है।
तो घंटे में पढ़ाई ना करके आपको ध्यान रखना है कि आप सिलेबस के अनुसार कितनी जल्दी आप जो है उसको कवर कर पा रहे हैं। तो क्षमताओं का विकास करना है, घंटे से यहाँ तात्पर्य नहीं है। यही कुछ प्रश्न थे जिनका जो है जवाब आपको मिल जाना चाहिए था, तो उसका मैंने जवाब देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सारी क्वेरी जो है उसके सापेक्ष जो उत्तर मैंने दिया है वो आपको पसंद आया होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको अपनी तैयारी के दौरान डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जब समय क्या होता है, अप डाउन होते रहता है ना। कुछ दिन आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करेगा और कुछ दिन लगेगा कि यार क्या मालूम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और यही मान के चलना है कि मेरा सिलेक्शन होना है इसमें और मुझे सिलेक्शन इसमें लेना है और कोई मेरे पास अब रास्ता नहीं है। इस पे पूरी तरीके से आपको समर्पित हो जाना चाहिए। और एक विशेष बात जो मैं आपको बताऊं, जो मैंने भी महसूस की है, चूँकि जो चीज़ मैं महसूस जो मैंने की है, जो मैंने फेस भी किया है, जिन चीज़ों का जिन परेशानियों का मैंने सामना किया है, तो मैं उसी चीज़ को आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, जो लोअर का जो सिलेबस है और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पीसीएस भी दे रहे होंगे, और है ना, तो जो लोअर का सिलेबस और पीसीएस के सिलेबस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, समझ रहे हैं नहीं। जो पीसीएस का जो सिलेबस है वो बहुत हद तक अगर कहें तो जो विज्ञान वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनके काफ़ी अनुकूल है, क्योंकि उसमें मैथ्स का पेपर है और एक साइंस का पूरा पेपर है। तो वहाँ पर जो मानविकी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको मुश्किलें आ रही हैं, वो वहाँ पर उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो जो मानविकी वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए लोअर पीसीएस ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत उनके करीब है, इसमें वो मतलब आसानी से सफलता ले सकते हैं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने चांस गवा दिया तो अगला चांस नहीं मिलेगा। तो मानविकी वर्ग के लिए भी ये विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका मैथ्स और साइंस वाला उतना पोर्शन बहुत अच्छा नहीं है, तो अगर आपके यहाँ पर नंबर अच्छे आ रहे हैं प्री में, तो आप प्री में जब अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से लोअर पे ही लगिए, आप लोअर पे ही फोकस करिए ताकि आपको एक नौकरी मिल जाए। इधर उधर भटकते रहेंगे, ठीक है पीसीएस आप देंगे अच्छी बात है, लेकिन अपनी क्षमताओं का भी आकलन कर लीजिए। अगर आपकी क्षमता जो उस तरीके की पीसीएस की अगर अभी नहीं है, क्योंकि अगर आप मैथ्स में अच्छा कमांड नहीं है तो 120 नंबर का मैथ आ रहा वहाँ पर ना, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि पीसीएस का प्रीलिम्स भी हो जाएगा मैं समझता हूँ फरवरी या मार्च तक, तो वहाँ पे घपलत में ना रहे कि चलो उसकी भी तैयारी साइड बाई साइड करते रहेंगे, है ना। ध्यान रखना है, आप इस पे ही फोकस करिए। थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, आपको मेंस देने का मौका मिलेगा अगर, लेकिन मैथ्स वगैरह और साइंस वगैरह आपका अच्छा नहीं है तो वहाँ पर कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं नहीं। और ये चीज़ हो रही है, आप देखेंगे पिछले 2 बैच में कोई भी जो है जनरल कैंडिडेट जिसका मैथ्स या फिर जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं रहा, तो ना तो वो डिप्टी एसपी बना है, ना ही वो एसडीएम बना है। और ये समस्या आई है। वो एलाइट पीसीएस वगैरह के कुछ पद हैं उसमें अगर चयनित हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इन 2 पदों में और जो अन्य जो पद हैं जैसे एआरटीओ है, बीडीओ, तो यहाँ पर जो समान वर्ग के लोग तो नहीं चयनित हो पाए हैं, खासकर बीए वगैरह इस टाइप के लोग। तो ये ध्यान रखना है, आपको लोअर पे ही फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगले वीडियो के बारे में बता दूं, अगले वीडियो में हम सिलेबस को विस्तार से समझेंगे, समझ रहे हैं। तो मैं दोनों जो पेपर हैं उनका सिलेबस पर मैं चर्चा करूंगा और एक एक खंड को बताऊंगा उसमें कैसे क्या पढ़ना है। फिर उसके अगले क्रम में मैं पेपर जो 2 हुए हैं, एक 2010 वाला जो कि 2013 में हुआ था और 2016 वाला, इन दोनों के मुख्य परीक्षा के पेपर का एनालिसिस करूँगा। और उसके बाद मैं बताऊंगा, जो उसके बाद अगला एक जो वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा हिस्ट्री के कौन सी टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, और पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, है ना, कौन कौन से उनके टॉपिक महत्वपूर्ण हैं जो आपको मेंस को दृष्टिकोण से काफ़ी काम आ सकते हैं, तो उनके मैं वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद मैं नियमित रूप से आपको आपतित गद्यांश है, पत्र लेखन है और हिस्ट्री पॉलिटी के जो मुझे लग रहा है जो कोर एरिया है उसके कुछ जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में मैं आपको मॉडल उत्तर जो है लिख कर
बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपकी कुछ मदद हो पाए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।